तो कार में इस वक्त हमारे साथ शांभवी चौधरी मौजूद है। कार में सरकार देंगे बहुत सारे सवालों का जवाब। शांभवी एलजेपी रामविलास पासवान को रिप्रेजेंट कर रही है, उस पार्टी को इस सांसद के तौर पर। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटें 5 एनडीए के पास है, 5 महागठबंधन के पास है। तो इस बार किसकी किस्मत यहाँ पर खुलने वाली है, कितनी तैयारियां हैं, यही जवाब देंगी शांभवी। चलिए शुरू करते हैं न्यूज 18 इंडिया पर ये खास इंटरव्यू। बहुत बहुत स्वागत है शांभवी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों को नमस्कार। आप बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल। सवालों के जवाब के लिए? बिल्कुल। और इनफैक्ट चुनावों के लिए भी? बिल्कुल। चुनाव के लिए तो हम लोग हमेशा तैयार होते हैं। एनडीए के जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं हाँ। हमेशा ऑन द गो होते हैं। ऑन द गो होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो रैली का टोन सेट किया, रैली से चुनावों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो किस तरफ ले जा रहा है, किस दिशा में ले जा रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, हमको लगता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी। ऐसे में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को वो मान्यता देते हुए विकास की बात कर रहे हैं। यही हम लोग का बिहार का जो चुनाव है उस पे आधारित रहेगा। हमको नहीं लगता कि एनडीए को कोई भी टोन सेट करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को एनडीए का काम दिख चुका है। विकास की राजनीति जहां पे सांप्रदायिकता और जातीयता के आधार पर महागठबंधन अपनी राजनीति करता है, वहीं एनडीए विकास की राजनीति करता है। जननायक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने वो चुरा लिया, वो टाइटल चुरा लिया। आपको लगता है चुरा लिया? देखिए, वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन हमेशा, जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो अभी जमानत पर बाहर आए हैं, चोरी के आरोप के जमानत पर, वो जननायक का टाइटल भी चुराने का प्रयास करे। पर बिहार की जनता ये बिल्कुल नहीं होने देगी। वो बिहार के लाल थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, और उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में क्रांति लाने का उन्होंने काम किया है। ठीक है, आप लोगों की सरकार ने उनको भारत रत्न दिया, लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब एक नए युग की शुरुआत उनको करनी है। आप लोग ये कह रहे हैं कि 100 साल तक, आने वाले कई वर्षों तक जो है जंगल राज भूला नहीं जाएगा, पर अब नई पीढ़ी आ गई है ना। नहीं, देखिए, जब तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि एक नए युग का प्रारंभ करने का जरूरत है, तो ये बात सच है। एक नए युग का प्रारंभ करने का जरूरत है, और वो युग एनडीए का है। जब यहाँ पे महागठबंधन ने बिहार को पूरी तरीके से, बात जंगल राज की नहीं है, बात है कि बिहारी आत्मसम्मान को महागठबंधन ने कितना ठेस पहुंचाया है। आप अगर यहाँ की बेटियों से, यहाँ की बहनों से अगर आप बात करेंगे तो वो कभी नहीं भूल सकती हैं वो समय जब 6 बजे के बाद वो घर का चौखट नहीं मांग सकती थी। कोई ये चीज नहीं जानता है कि 6 बजे के बाद बिहार को बंद कर दिया जाता था। लेकिन आप कह रहे हैं तेजस्वी की वो चीजें बदल गई हैं। बीच में वो आए थे ना, नीतीश बाबू के साथ उन्होंने सरकार चलाई थी ना 18 महीने, तब तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज नहीं स्थापित किया जा सकता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, द एपल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। सो जिनके संस्कार ही वैसे होंगे, उनपे हम लोग कैसे, अगर आप 18 महीने के लिए अगर आप उप मुख्यमंत्री थे, तो आपने ऐसे बिहार के हित में क्या काम किए? आज आप अपने जितने भी आपके जितने भी चुनाव के प्रत्याशी हैं, आप उनको भी देख लीजिए। जिस ढंग से आप चुनाव लड़े, ना आप बिहार के विकास की बात करते हैं, ना आप बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं। बिहार में सभी वर्गों की भी आप बात नहीं करते हैं। आप जातीयता और सांप्रदायिकता के आधार पर ही अपनी राजनीति करना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन क्यों आपको लगता है कि युवा तेजस्वी यादव पर यकीन नहीं करेंगे? आप भी तो युवा हैं। देखिए, युवा यकीन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आज जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी भाषण में इस बात को कहा, जब हम लोग युवा की बात करते हैं, संघर्ष के साये में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और जो युवा है वो पूरी तरीके से एनडीए के साथ इसीलिए क्योंकि युवाओं को अगर सशक्त किया गया है, युवाओं को मजबूत किया गया है। अगर आज युवा की बात करते हैं, युवाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, अगर आज युवा आगे आके अपना समाज में योगदान दे पा रहे हैं, अगर वो एक इकोनॉमी की जो एक अर्थव्यवस्था है उसके भागीदारी बन पा रहे, ये सपना देख पा रहे कि हमको भी सामान्य अधिकार। पर तेजस्वी भी युवा है, राहुल गांधी भी युवा है, जनसुराज वाले प्रशांत किशोर भी युवा हैं। तो युवा हो जाने से ये चीज नहीं ना स्थापित हो सकता कि वो युवाओं के लिए काम करेंगे। हम लोग तो ये चीज कर दिए हैं। हम लोग युवाओं के लिए एनडीए की सरकार ने काम किया है। हम भी युवा हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर ये एनडीए की सरकार नहीं होती तो शायद युवा को इतना सशक्त किया ही नहीं जा सकता था। मेरे जैसी तमाम महिलाएं हैं
जो ये चीज मानती हैं कि आज से 20 साल पहले इस चीज की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि एक 25 साल की युवा महिला को लोग समस्तीपुर की जनता सांसद बनाएंगी। ये ख्वाब देखना किसने सिखाया, सपना देखना किसने सिखाया? पर वो तो इसलिए हुआ क्योंकि आप चौधरी साहब की बेटी हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये परिवारवाद और इस पे नेपोटिज्म के जो आरोप है, नेपोटिज्म का जो आरोप है, ये देखिए जैसे आरोप कहाँ है, मतलब ये तो फैक्ट है ना कि आप मंत्री जी की बेटी हैं, इसलिए आपके लिए राह आसान हो गई। नहीं, मेरे लिए ये हम फैक्ट कभी नहीं डिनाई करते। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम डॉक्टर अशोक चौधरी की बेटी हैं, महावीर चौधरी की पोती हैं, और उस विरासत को हम आगे लेकर के जा रहे हैं। पर जहाँ पे हम लोग विरासत की बात करते हैं, वहाँ पे हम लोग क्वालिफिकेशन की भी बात करते हैं। हम कोई 9th फेल नहीं है, हम अपनी पढ़ाई को पूरा किए हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन सब कुछ किए हैं। इसके बाद हम एक संस्थान में काम कर रहे थे और हम एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। हम चुनाव, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को ये बात उनसे साझा की कि भैया हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। जहाँ पे लोग युवाओं की बात करते हैं, शायद युवाओं को उतनी भागीदारी राजनीति में देना नहीं चाहते, पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो युवाओं से इनसिक्योर नहीं होते। जब युवाओं की बात करते हैं तो युवा प्रतिनिधि भी वो तैयार करते हैं। ऐसे में उन्होंने हम पे भरोसा जताया और समस्तीपुर की जनता ने जरूर कोई काबिलियत हमने देखी होगी, तभी अपना सांसद बनाया। लेकिन आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है, जेडीयू से पिताजी हैं और रामविलास पासवान के एलजेपी से शाम्भवी चौधरी है। जिम्मेदारी भी तो बहुत बड़ी है, अगर दोनों हाथ में लड्डू हैं तो लड्डू को बैलेंस करने का जिम्मेदारी भी तो मेरे ऊपर है। लेकिन उसे जो इम्बैलेंस किया जा रहा है, वो बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं आपके पिता पर। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है 200 करोड़ का घपला, ग्लोबल टेंडर, और वो आप जानते ही हैं कि वो जो कार्यभार संभाल रहे हैं उसमें बार बार सबसे ज्यादा आरोप भ्रष्टाचार को लेकर अगर लग रहा है तो आपके पिता पर लग रहा है। नहीं, वो अगर आप प्रशांत किशोर जी की बात करें तो देखिए, पहले हमको तो लगता है कि वो ऑलरेडी चुनाव हार चुके हैं। सही मायने में वो अब उनके हार की जो बौखलाहट है, जैसे जैसे चुनाव पास आ रही है, वो ज्यादा एविडेंट होते जा रहा है। काफी सोशल मीडिया पे उनके जो क्लिप्स हैं वो भी वायरल हो रहे हैं। प्रशांत किशोर जी आरोप की राजनीति करना चाहते हैं और हम, मेरे पिताजी और मेरी मदर इन लॉ, जिनके ट्रस्ट पे सवाल उठाए गए थे, हम लोग तीनों ने आकर के अपना स्पष्टीकरण उस पर दे दिया है। उस आरोप का कोई आधार नहीं है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, और हम लोग का जितना भी एसेट्स है, हम लोग के पास जो कुछ भी है, मतलब पिता ने आपके नाम पर 200 करोड़ का कोई गबन, कोई घोटाला नहीं किया, ये आप कुछ नहीं हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि आरोप का आधार ही नहीं है, आरोप सत्य है ही नहीं। आप लोग कोर्ट गए थे ना डेफेमेशन केस? बिल्कुल, तो बिल्कुल ये डेफेमेशन उस पे किया गया था जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम पे आरोप लगाया था कि मेरे पिताजी ने हमको टिकट खरीद के सांसद बनाया। डेफेमेशन केस उसका था। अच्छा। और बाद में उनको लीगल नोटिस भेजा गया था। हाँ, और वो वापस ले लिया गया। लीगल नोटिस वापस लिया ही नहीं जा सकता है, वो प्रक्रिया ही नहीं है। हाँ, तो फिर वो ये क्यों कहा जा रहा है कि वो केस अब आगे नहीं बढ़ने वाला है? किसी तरह की कोई सुलह हो गई है? आई थिंक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब ये सारी चीजें उठ रही थी तब हम लोग दशहरा के टाइम पे थे और मेरे पिताजी ने कहा था कि अब दशहरा के बाद तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हम लोग जनता की अदालत में चले जाएंगे, जनता निर्णय कर ही लेगी। कोर्ट का निर्णय है, उसके पहले जनता का निर्णय आ जाएगा। तो इस चीज को आई थिंक ट्विस्ट करके फ्रेम किया जा रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है, मतलब आप लीगल बैटल भी लड़ेंगे? हाँ, इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, अगर हम मेरे छवि को धूमिल किया जा रहा है तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ऐसा क्यों करेंगे? वो आपके पिता पर क्यों आरोप लगाएंगे? आरोप लगाने के लिए तो बहुत से लोग बैठे हुए हैं। केवल सिर्फ मेरे पिता पे नहीं आरोप लगाए, वो काफी लोगों पे आरोप लगाए हैं। मतलब सम्राट चौधरी पर भी लगाया है, पर आप पर बहुत ज्यादा मुखर हैं और आप प्रशांत किशोर को लेकर बहुत मुखर हैं। देखिए, जब कहते हैं ना उसूल पर आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो हम लोग का जमीर तो मरा नहीं है। जब तक हम लोग रहेंगे तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेंगे। जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो डरना क्या है। अब एक बात ये बताइए मुझे कि आप कह रहे हैं आत्मसम्मान के लिए लड़ना है। इसी आत्मसम्मान पर एक वक्त था जब नीतीश बाबू और मोदी जी आमने सामने आ गए थे, डीएनए तक की बात खिंचड़ गई थी। आज एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। ये नेतृत्व का क्या मतलब होता है? मतलब इज ही गोइंग टू बी द सीएम ऑल्सो इफ यू विन? मतलब ये गठबंधन के तहत जो हमारे शीर्ष नेता गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के, ये आई थिंक ज्यादा केपेबल रहेंगे इस पे अपनी बातों को रखने के लिए। पर जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का बात है और उनके जो आदेश अनुसार हम लोग ये चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अच्छा, मतलब ये क्लियर आपने कर दिया है कि वो नेतृत्व भी है और वो मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। और अगर मौका पड़े तो क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री हो सकते हैं? आप चाहेंगे? हर पार्टी, हर कार्यकर्ता जो पार्टी के होते हैं वो हमेशा चाहते हैं
की जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उनके पार्टी के प्रमुख हैं, जो उनके पार्टी के नेता हैं, वो सर्वोच्च स्थान पर बैठे। ऐसा कौन सा पार्टी है, आप ही बता दीजिए, जो कहता है कि नहीं हम अपने नेता को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मतलब हम लोग तो चाहते हैं कि अगर आप हमसे पूछे एक बहन के नाते, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, पार्टी के सांसद होने के नाते, हम तो हमेशा चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार की निरंतर सेवा करते रहे, भारत देश की निरंतर सेवा करते आप रहे। बहुत यू चूजिंग वर्ड्स वेरी नाइसली। हम निरंतर सेवा क्या, आप मुझे बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप चिराग पासवान को देखना चाहेंगी शांभवी कि नहीं देखना? मेरे भाई जहाँ जिस भी कुर्सी पे बैठना चाहे वो उस कुर्सी पे बैठे, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए कि वो कुर्सी पे बैठना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन आप बिठाना चाहती हैं? हम अपने भाई की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। मेरी चाहत है कि मेरे भाई की हर इच्छा पूरी हो। भाई चिराग पासवान की हर इच्छा? जी की हर इच्छा पूरी। अच्छा, और आपको लगता है ये उनकी इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बने बिहार के? ये उनके मन में क्या है ये तो वो बता पाएंगे ना। आपने जानने अभी की तो हम कोशिश ठान नहीं गए की? कि चुनाव लड़ो और सारा सीट जिताओ, हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। वेरी वेल आंसर्ड। हाँ, लेकिन नीतीश बाबू के लिए कहा जाता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। विपक्षी आरोप लगाता है कि वो कहीं भी कुछ भी कह देते हैं, कहीं भी कुछ भी कर देते हैं, और वो जगह जगह पे क्लिप्स जो हैं वो वायरल करके बताने की कोशिश भी करते हैं। आप स्थिति क्लियर कीजिए ना, नीतीश बाबू की तबीयत कैसी है? देखिए, हमको लगता है कि विपक्ष के पास कुछ बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है सरकार को टारगेट करने के लिए। ना वो नीतियों पे टारगेट कर सकते हैं, ना वो नियत पे टारगेट कर सकते हैं, और ना ही वो नेता या नेतृत्व पे टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसे में वो ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स करके एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कमजोर हो गए। अगर आप आज भी देखें तो जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसके पहले भी प्रगति यात्रा के दौरान जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, अच्छे नेता उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में ये सिर्फ उनकी छवि को और गठबंधन की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आज भी हमारे मुख्यमंत्री ऐसा कहते हैं कि पार्टी वो नहीं चला रहे हैं, 4-5 लोग चला रहे हैं, उसमें से आपके पिता का नाम भी लिया जाता है। देखिए, बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते, कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना। वो 4 पिलर और वो भी विपक्ष की, तो देखिए विपक्ष का रोल है उसमें से 2 जैसे लल्लन सिंह हो गए, अशोक चौधरी हो गए। नहीं, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, हमको नहीं लगता है कि इसका कोई भी आधार है। मतलब पार्टी कौन चला रहा है? जेडीयू कौन चला रहा है? पॉलिटिकल गॉसिप है जो चलते रहता है, और पॉलिटिकल गॉसिप का कोई अंत नहीं होता। आप तो महिला हैं, आप तो जानती हो गॉसिप का कोई अंत नहीं होता, वो चलते रहता है। तो इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप भी नहीं देती हैं? अच्छा, पिता और पुत्री में बात क्या होती है जब आप लोग मिलते हैं? तो जेडीयू का मंत्री और एलजेपी की सांसद जब टेबल पे आमने सामने बैठते हैं तो क्या बात होती है? पिता पुत्री के बीच में बात होती है और सांसद और मंत्री के बीच में दोनों होता है। आई थिंक ये हम लोग का प्रोफेशन भी है, और हम लोग का एक बेटी का सबसे जो खूबसूरत और सबसे ईमानदार रिश्ता होता है वो अपने पिता के साथ होता है। ऐसे में हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं। डांटे पड़ती है आपको? डांट? हाँ, मतलब हम सांसद हो जाएं, हम कुछ भी हो जाएं, बेटी हमेशा बेटी ही रहती है, और वो रिश्ता कभी नहीं बदलता। तो मेरे को अभी भी, एंड मेरे तो पॉलिटिकल गुरु है मेरे फादर, तो हम कभी पॉलिटिकल मिस्टेक भी करते तो डांट पड़ती है। नॉर्मल डेज में अगर कुछ अगर व्यवहारिक कुछ गड़बड़ हो गया, बिहेवियरल इश्यूज आ गया, तो उसके लिए भी डांट पड़ती है। तो आप बैड बिहेवियर शो करती हैं? नहीं, बहुत कम। कोशिश तो कभी नहीं रहता, लेकिन कभी कभी होता है कि किसी से ऊंचे आवाज में बात हो गया, सपोज किसी से खराब से बात हो गया, तो then he's like he gives it to me left and right। तो कई ऐसे लोग हैं जो पिताजी को फोन कर देते हैं, आपकी बिटिया को संभालिए, ये आपकी बिटिया ने हमारे साथ ऐसा कर लिया। नहीं, अभी तक तो मेरे साथ ये नहीं हुआ है, बट वो मेरे हर मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, और जहाँ पे हम गलत होते हैं वहाँ पे जैसे बेटी को डांट पड़ता है वैसे ही मेरे को भी डांट पड़ता है। और लाड़? बहुत। आई थिंक हम सब ये चीज सबको पता है कि आई थिंक माई फादर लव्स मी द मोस्ट। Your father loves you the most? Yes. अब ये इंटरव्यू देखने के बाद लड़ाई हो सकता है घर में, हाँ। बट ये बात फैक्ट है, और फैक्ट कोई नहीं बदल सकता। तो मेरे को बहुत दुलार, और आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा यही ब्लेसिंग था कि मेरे फादर एक ऐसे, हम लोग 3 सिस्टर्स हैं, और मेरे पिताजी कभी भी बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं किए। हमेशा प्रोत्साहित ही किए कि अपने लिए ज्यादा लड़ना पड़ेगा, अपने लिए तुमको समाज से भी अगर लड़ने का जरूरत पड़े अपने सपनों के लिए, तो कभी पीछे नहीं हटना, तुम्हारे पीछे हम हमेशा खड़े। तो आप सबसे छोटी हैं? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी हैं, और इसीलिए गद्दी पे नशी आप हुई? नहीं,
ऐसा नहीं है, इस तरीके से सोचा भी नहीं गया। मेरी दोनों बहनें अभी छोटी अपना पढ़ाई कर रही हैं और पॉलिटिकल इंटरेस्ट मेरे को ही सबसे ज्यादा था। वो लोग दोनों थोड़ा पॉलिटिकली उतनी इंक्लाइंड नहीं है, ऑब्वियसली अवेयर है बट इंक्लिनेशन नहीं है राजनीति करने का, तो इसीलिए। Why did you not join JDU, which was the I wanted to be a part of young politics. मेरा पार्टिसिपेशन यंग पॉलिटिक्स में होता, और जब भी आप अपनी राजनीति में जब आप आते हैं तो आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ राजनीति करना पसंद करेंगे जिनसे मतलब आपका एक कंफर्ट लेवल हो, जो आपको समझ सके। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी एक बहुत ही मतलब युवा संघर्ष, युवा सोच के साथ वो राजनीति में आए हैं। अपने पार्टी को, अपनी पहचान को, अपने परिवार को वापस से वो जोड़ते हुए, मतलब एक होता ना कि वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब फॉर ग्रांटेड कुछ भी ले रहे हैं, वो मेहनत करते हैं, वो अपनी पार्टी को फिर से स्थापित, मतलब इतनी मेहनत कि कहाँ आप एक सीट जीते थे और आज आपके पार्टी के 5 सांसद हैं। हाँ, और 29 सीट्स आपको मिली हैं। सीट्स विधानसभा में मिली है, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमको लगता है कि ये सब लोग रिलेट करेंगे कि पर ये हुआ कैसे? राष्ट्रीय पिछली बार तो आप इसी वजह से अलग भी हो गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ अगर मेरी हम बात करें तो मेरे पति का उनसे एक बहुत अच्छा बड़े भाई की भूमिका में वो उनके जीवन में थे, और जब उनकी पार्टी टूटी थी तब भी हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से मिलते रहते थे। एक अच्छा खूबसूरत भाई बहन का रिश्ता था, मेरे पति उनसे काफी क्लोज थे। तो जब चुनाव अनाउंस हुआ, उनको पता था मेरा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड आई वांट टू, अगर अवसर मिलता तो हम उनके साथ काम करना चाहते। तो हाँ, तो जब लोकसभा का चुनाव अनाउंस हुआ तो हमने ये इच्छा जाहिर की कि भैया हम चुनाव लड़ना चाहते समस्तीपुर से, और हम बहुत आभारी हैं, बहुत ग्रेटफुल हैं कि वो हमको उस लायक समझे कि हाँ, क्योंकि उस टाइम पे 25 साल की महिला पे कौन भरोसा करता। सोचिए वो तो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी थे जो बोले कि हाँ, शांभवी को लड़ाना है, शांभवी को जिताना है और बिहार को दिखाना है कि महिला क्या कर सकती है। और ये 29 सीट का कैसे हुआ? चलिए, ये तो आपके एंट्री का हो गया, लेकिन ये भाई पिछले साल पिछले चुनाव आप लोग अलग लड़े थे बिकॉज यू वर नॉट गिवन इनफ सीट्स। इस बार 29 सीटें आ गई, कहा नीतीश बाबू बड़े नाराज हो गए थे कि ये कैसे हो गया। नहीं, फिर ये वापस से आप पॉलिटिकल गॉसिप में चले गए। सवाल पूछ रहे हैं, गठबंधन में सीटों के फैसले होते हैं तो वो हमेशा सारे जो नेतृत्व है, सारे नेतागण है गठबंधन के, वो साथ में बैठ के निर्णय लेते हैं। तो उसके बाद कोई अपसेट है, कोई नहीं है, कोई खुश है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती। अगर एक बार सीट बंटवारा हो चुका है, सीट नेगोशिएशन हो चुका है, उसके बाद कोई अपसेट हो, ये सिर्फ एक गॉसिप होता है। अब ये और 29 में से कितनी सीटें आप लाएंगे? 29 में से हम लोग 28 जीतेंगे। 28 सीट तो, एक का तो नामांकन रद्द हो गया, तो 100% स्ट्राइक रेट के साथ 28 सीट तो हम लोग जीत जाएंगे। 28 सीट पूरी की पूरी निकाल लेंगे। बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में लोक जनशक्ति पार्टी का कैंपेन चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के लिए अपार जन समर्थन है। अगर आप नव संकल्प महासभा की भी अगर आप तस्वीरें देखेंगी तो उसमें बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि उनको सभी वर्ग से, समुदाय के, समाज के जितने भी अलग अलग वर्ग हो, जात हो, धर्म हो, हर जगह से उनको समर्थन मिला है। ये जात और धर्म जब आप कहती हैं तो मुझे महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है, जहां पर वो ये कहते हैं कि एक पिछड़ा जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन दलित कहीं भी दिखाई नहीं देता। आप तो उस वर्ग को रिप्रेजेंट करती हैं, तो देखिए, जब हम लोग दलित नेतृत्व की बात करते हैं और हम लोग जब दलितों की बात करते हैं तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि दलितों को सशक्त करने में और आगे बढ़ाने में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। जब हम लोग दलितों के हित की बात करते हैं, अगर दलितों को आत्मसम्मान से समाज में एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स और विकास की राजनीति, जहाँ पे तोड़ मरोड़ के राजनीति नहीं किया गया, सबको समाज में साथ लाके अगर उनके विकास की बात की गई तो वो एनडीए की सरकार ने की। तो आपको लगता है दलित आपके साथ कांग्रेस जाएगा? पार्टी ने हमेशा दलितों को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में देखा। ना तो उन्होंने बाबा साहब की विरासत को सम्मान दिया, ना तो उन्होंने बाबा साहब की विरासत को सम्मान दिया, ना ही उन्होंने जगजीवन राम बाबूजी की विरासत को सम्मान दिया, ना ही वो किसी और दलित नेता रामविलास पासवान जी की विरासत को सम्मान दिया। अगर ये सारे नेतृत्व को साथ में अगर कोई लेकर के आया है और दलितों के हक की अगर कोई बात करता है, दलित नेतृत्व को पुनर्स्थापित करना चाह रहा है, तो वो एनडीए की सरकार है। इसमें कोई महागठबंधन क्या कर रहा है? जहां पे रही महागठबंधन की बात की, हम एक पर्टिकुलर
कास्ट को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और एक पर्टिकुलर कास्ट को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, ये उनका आउटलुक हो सकता है, वो उनकी राजनीति करने का तरीका हो सकता है। पर जब हम लोग गठबंधन, एनडीए गठबंधन की बात करते हैं, तो हमने जैसे पहले कहा, हम लोग इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं। दलितों की आवाज को मजबूती से रखना, डेफिनेटली ये मेरा, हम दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये मेरा कर्म और धर्म दोनों है कि हम दलितों की आवाज को मजबूती से रखें, और साथ ही दलितों को इंक्लूड करने के लिए हम लोग विकास की बात करें। ऐसे जात पात में तोड़ के कि हम इस जात का मुख्यमंत्री बनाएंगे और इस जात का उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, आई डोंट थिंक कि एनडीए का आउटलुक वैसा होता है। एनडीए का आउटलुक है कि हम लोग सबके लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, हम लोग सामाजिक न्याय के लिए काम करेंगे। पॉलिटिक्स तो एनडीए भी देख ही रहा है ना, इसीलिए आप देखिए कि देखिए कास्ट एक बहुत एक तरफ पासवान जी की पार्टी है, यानी आपके अध्यक्ष जी की पार्टी है, दूसरी तरफ नीतीश बाबू की पार्टी है, तीसरी तरफ कहते हैं ब्राह्मण और अपर कास्ट, वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ। तो कास्ट पॉलिटिक्स तो यहाँ भी है ही, कॉम्बिनेशन मतलब सोशियोलॉजी में हम लोग पढ़े हैं, कास्ट अस्क्राइब स्टेटस है, वो एक आपको जन्म से वो आपको मिलता है। हाँ। वो अचीव स्टेटस नहीं है कि आप उसको कमा सकते हैं, वो आपको जन्म से मिलता है और ये आपके आइडेंटिफिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसमें आपको ये एक पारिवारिक फीलिंग होता है, अपने जो आपकी जो कास्ट के लोग होते हैं वो आपसे आइडेंटिफाई करते हैं, कोल्ड ब्लड मतलब क्लोज ब्लड रिलेशन एक ये बनता है। तो डेफिनेटली आपका आइडेंटिटी वो है, तो आप उससे एलिनेट अपने आप को कैसे कर सकते हैं? आप उसको अपने आप से अलग नहीं कर सकते, नहीं, और करना भी नहीं डेफिनेटली करना भी नहीं चाहिए। और ऐसे में जब आप कास्ट पॉलिटिक्स सिर्फ जात के आधार पे आप राजनीति करते हैं, ये गलत है। जब हम लोग कास्ट से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, सिर्फ अपने कास्ट के लिए काम नहीं करते, हम लोग सबके लिए काम करते हैं। तो लेकिन महागठबंधन भी तो यही कह रहा है ना कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, एमवाई भी हमारे साथ है, दलित भी हमारे साथ है। राहुल गांधी आए ना, 1300 किलोमीटर की यात्रा की शाम्भवी, आपको क्या लगता है उससे कोई फायदा नहीं होगा? नहीं, आई डोंट थिंक कि वो जिस तरह की बातें वो अपने यात्रा में कर रहे थे, जिस तरीके से वो बिहार की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे, उनको लगता है कि वो घुसपैठियों की वोट से जीत के सरकार बना लेंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर एनडीए जो है भारत की अखंडता की लड़ाई और भारतवासियों की लड़ाई को लड़ता है, और तो भारत घुसपैठिए निकले कहाँ? वो एसआईआर जो हुआ था उस मुद्दे पर सबने कहा कि घुसपैठियों की पहचान हो जाएगी, कहाँ पहचान हो पाई? एक आदमी ऐसा सामने नहीं आया। जो लोग जिनका जो वोटिंग मतदान का अधिकार है, वो जो भारत के नागरिक हैं, वो सिर्फ उनका अधिकार है, और ऐसे में मतदान के अधिकार को और मजबूत किया गया है। जो घुसपैठी जो लोग अपने वोटर आइडेंटिफिकेशन में जो दो जगह पे लिस्टेड थे, ऐसे में इन सबको मॉनिटर किया गया है। और हमको लगता है कि डेमोक्रेसी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को और मजबूत करने के लिए एसआईआर का एक्सरसाइज किया गया है। ठीक है, एसआईआर का एक्सरसाइज किया गया, लेकिन ये आपके लिए उल्टा सौदा साबित नहीं होगा? और इज इट गोइंग टू बी फेवरेबल फॉर यू? ये फेवरेबल और अनफेवरेबल करने के लिए था ही नहीं ना, वो ये तो वोटिंग राइट के लिए था। पर वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त करने की क्या जरूरत थी? अरे ये तो कहने को तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, यही तो बात है। वोट चोरी करवा रहे हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन का डिस्क्रिप्शन है कि वो कब करना चाहते हैं। वोट चोरी करवा रहे हैं, आपके कहने पर चुनाव आयोग ये काम कर रहा है। आरोप तो यही जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है कि उनको कब ये करना है। और ये सरकार के फेवर में या सरकार के खिलाफ करने का बात ही नहीं था, ये तो एक इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज था जो वोटिंग राइट्स को और मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए किया गया था। तो एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है? हमको नहीं लगता। ये तो डेमोक्रेसी, सबको, हर भारतवासी को गर्व की अनुभूति होनी बिहार के चाहिए चुनाव में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल। अभी कोई बात कर रहे हैं क्या एसआईआर के? एसआईआर का तो कोई बात वोट नहीं चोरी? हो रहा है। वोट चोरी का भी कोई बात नहीं हो रहा है। ये देखिए, जहाँ पे उनकी सरकार बनती है वहाँ पे वोट चोरी नहीं होती, जहाँ पे हम लोग की एनडीए की सरकार बन जाती है वहाँ पे वोट चोरी होती है। तो ये तो उनके कन्वीनियंस के हिसाब से नैरेटिव सेट हो जाता है। अच्छा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने महागठबंधन की देखी थी? कौन सी वाली? अरे जिसमें सब आ गए थे, मतलब अशोक गहलोत आए थे, सीपीएम माले के अध्यक्ष आए थे, सबके सब एक साथ लगे हुए थे। थोड़ा ट्वीट्स वगैरह देखे थे। क्यों वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव होंगे हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा। अच्छा, तो आप ये सीधे सीधे पूछते ना, इतना घुमा के क्यों पूछे? और उसमें कोई और फोटो नहीं थी, केवल तेजस्वी यादव की फोटो थी। तो ये आई डोंट थिंक कि इट विल बी एन इशू फॉर एनडीए, बिकॉज
वो अपना किसी को भी वो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, किसी को भी उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, ना हमारे चुनाव प्रचार में कोई अंतर आने वाला है और ना ही हमारे जीत के मार्जिन में कोई अंतर आने वाला है। तो हम लोग एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने बिहार में जा रही है और वो किसी को भी मुख्यमंत्री का, देखिए किसी एक पर्टिकुलर व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं कि हम लोग को एक इंसान से प्रॉब्लम है, ये तो विचारधारा की लड़ाई है। और इस विचारधारा की लड़ाई में वो किसी को भी अपना सीएम चेहरा घोषित करते विचारधारा थोड़ी ना बदल देंगे। अच्छा, लेकिन आपने पोस्टर्स देखे हैं जिसमें तेजस्वी यादव ही केवल दिखाई दे रहे हैं और कोई और दिखाई नहीं दे रहा है? उनकी माँ जो है वो भी नहीं दिखाई दे रही, राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, लालू प्रसाद यादव भी नहीं। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? आपको क्या लगता है कोई क्यों ऐसा करेगा? आई डोंट नो, कुछ लोग को लगता होगा कि जब हम लोग पार्टी की बात करते हैं हम लोग हमेशा रामविलास पासवान जी की तस्वीर को लगाते हैं या फिर हमारे जो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगाते हैं। तो देखिए ये तो होता है कि आप अपने जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हैं, जो उसको स्थापित किए हैं, जो पार्टी को स्थापित किया, आप उनके सम्मान में उन विचारधारा जो वो लाए हैं उनके सम्मान में आप उनकी तस्वीर को देते, तो शायद उनको लग रहा होगा कि अब उनको सम्मान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो पोस्टर हम अभी देखे नहीं, पर अगर आप कह रही हैं मतलब पोस्टर है जहाँ पर तेजस्वी हो सकता है कि उनको लगता, मतलब जो उनके तेजस्वी यादव जी के समर्थक है उनको ये लगता हो कि लालू यादव जी की तस्वीर लगाना या उनको सम्मान देना आवश्यक नहीं है, यही हो सकता है। और क्या रीजन हो सकता है? और कुछ मतलब अब ये तो उनके पार्टी का इशू है, वो अपना जो उनका पार्टी है ये उनको फैसला लेना चाहिए, तेजस्वी यादव जी को फैसला लेना चाहिए, लालू यादव जी को फैसला लेना चाहिए। उनकी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है ये कि आप पुराना सब भूल जाइए, अब याद रखिए नए युग को, जो नया समय आ रहा है। कैसे? जो लोग एक्सपीरियंस किए हैं वो एक्सपीरियंस को लोग कैसे भूल सकते हैं? आपको ऐसा कुछ जो याद है पीड़ा जो लोग सहे हैं उसको लोग कैसे भूल सकते हैं? आपको ऐसा कुछ याद है जंगल राज का? हम लोग को याद है, हम लोग तो इतने खुले कभी घूमते ही नहीं थे, हम लोग को अलाउड ही नहीं था, ऐसा कुछ भी हम लोग को अलाउड नहीं था। आपको याद है कि 2005 के पहले हाँ कि हम लोग बहुत छोटे थे, बट ये चीज हमको क्लियरली याद है कि अंधेरा होता था, घर वर बंद हो जाता था, कोई सोशल लाइफ नहीं था, कोई पब्लिक लाइफ नहीं था। जो थे वो पुरुष प्रधान समाज में जो कुछ चंद लोग थे उनके हाथ में पावर थी और बस वही चलता था। इतनी महिलाएं खुल के नहीं दिखती थी, इतना अच्छा व्यवस्था नहीं था, इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं था, ऐसे सड़क नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हमको याद है कि हमको पहले अपने गांव जाना होता था तो कितना समय लगता था, आज वहीं गांव जाते हैं तो कितना कम समय लगता है। विकास दिखता है, लोग दिखते हैं, मुस्कुराते हुए महिला दिखती है, बच्चे उत्साहित दिखते हैं। आपने तो जन्नत बना दिया बिहार को। अरे बन रहा है। अभी हम लोग अभी 19 साल हो गए मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश बाबू को, अब और कितना समय चाहिए उनको जन्नत बनाने में? देखिए ये हम फिर से कह रहे हैं कि ये एक व्यक्ति के आधार पर नहीं है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है और हम लोग समृद्ध सुखी बिहार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग बार बार उसी विचारधारा के साथ रहेंगे जो आगे चल के बिहार को जो यहाँ तक लाई है वही बिहार को आगे लेके जा सकती है। एंटी इनकम भी तो हो सकती है ना कि भाई थक गए नीतीश बाबू को, मतलब शुरू में जब आए थे तब बहुत काम किया, उसके बाद अब सब ढीला पड़ गया है, सब स्लो हो गया है। जो Now it's time अनुभव होता है, जन स्वराज को जरा ला कर देखें। देखिए एक अनुभव होता है और अनुभव का अपना सम्मान होता है। जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जो बिहार में आज तक अभी तक एक मजबूत सरकार चलाए, हमको लगता है उनका अनुभव आने वाले समय में सरकार को और मजबूती ही देगा। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लूं उससे पहले मैं आपके लिए कुछ रैपिड फायर राउंड लेकर आई। सबसे स्ट्रेसफुल ये रैपिड फायर ही होता है, बाप रे। चलिए शुरू। पॉलिटिकली राइट होने के लिए हाँ, पहला सवाल, मुख्यमंत्री के तौर पर चिराग पासवान को देखना चाहेंगे या नीतीश बाबू को? केवल हाँ या ना में जवाब देना है, नाम लेकर जवाब देना है। अभी हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े तो नीतीश कुमार। वेरी नाइस, ओके। नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार, कौन बेहतर नेता है? ये क्या है? ये आप बोल रहे हैं मम्मी को चुनो या आप अपने पापा को चुनो, ये क्या है? अरे एक हमारे भारत सरकार को, भारत को मजबूत करे, एक हमारे बिहार को मजबूत कर रहे हैं। ओके, ठीक है। राजनीति में लोकप्रिय होना जरूरी है या असरदार प्रभावी होना? आई थिंक अगर आप लोकप्रिय हैं तो आपका प्रभाव अपने आप पड़ने लगता है। अच्छा, वो कौन सा सवाल है जो आप चाहेंगी कि कोई आपसे ना पूछे? कोई हमसे ना पूछे? हाँ। यही कि आपको नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान जी में एक को चुनिए। हम नहीं चाहते कोई हमसे ये पूछे। ओके, नाउ टेल मी, कौन सा गाना आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है? एक दो लाइन में अगर बताना हो शाम्भवी को। अरे कोई गाना, ये आप दर्शकों से पूछिए ना, कमेंट्स में बताएंगे। हाँ, कि शाम्भवी को तो डिस्क्राइब पर्सनालिटी को। हाँ। विच इज योर फेवरेट सॉन्ग?
राइट नाउ तो हम ज्यादातर साउंड्स ऑफ ईशा सुनते हैं, क्योंकि हम लोग मतलब हमेशा पब्लिक इंटरेक्शन में रहते, तो ऐसे में कूल डाउन करने के लिए अरिजीत सिंह या फिर साउंड्स ऑफ ईशा, सदगुरु का कुछ कुछ बहुत सुंदर सुंदर म्यूजिक आता है, तो मोस्ट ऑफ दैट। मेरा कोई ऐसे पर्टिकुलर प्लेलिस्ट नहीं है। अच्छा, इंस्टाग्राम यूज करती है ना? आखिरी पोस्ट क्या था आपका? कल का था, आई थिंक बख्तियारपुर विधानसभा के चुनाव प्रचार का था, पर अब हमारे ऑनरेबल पीएम का हो जाएगा कुछ दिन में। अच्छा, 3 शब्दों में अगर आपको अपने आप को डिफाइन करना हो? इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, फियर्स। वाह। अब एक वर्ड में आपको आंसर देना है, ठीक है? आई विल से द वर्ड एंड द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, जो पहली चीज आपके दिमाग में आएगी वो आपको कहनी है। ठीक है। चुनाव आयोग, इंडिपेंडेंट, नरेंद्र मोदी, विजनरी, शांभवी चौधरी, भाकड़, नीतीश ये कुमार, कहेंगे ये अपना तारीफ की जा रही है, विकास पुरुष, बिहार, घर, राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तेजस्वी यादव, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जंगल राज, अच्छा, SIR, एक्सरसाइज, इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज, लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल। बस यही ध्यान में आया। अच्छा, ये बताइए, प्रियंका गांधी स्ट्रांग लगती है आपको या रोहिणी? आई विल ऑलवेज गो फॉर अ बिहारी, रोहिणी दीदी। रोहिणी दीदी। अगर हमको ऑपोजिशन से ही 2 लोग को चूज करना है तो हम अपने घर के आदमी को चूज करेंगे। अच्छा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ऑलवेज। हाँ, यहाँ अगर भी 2 विपक्ष के नेता हैं तो ऐसे में हमको लगता है कि घर के लोग को ही चुनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया Thank शांभवी, you. हमसे बात करने के लिए बड़ा Thank आनंद you. आया। ऑल द बेस्ट। सांसद you. हैं आप, जगह जगह घूम रही हैं। अब देखते हैं कि 10 में से जो पहले 5 लाए थे इस बार कितने लेकर आते हैं। 10 में 10 आएगा। फिर आप करना ही है थार वाला। हाँ, फिर आप गाइड कीजिएगा और मैं आपके फिर हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थी शांभवी चौधरी, न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की, कई सारे सवालों के जवाब दिए। आगे कौन होंगे कार में सरकार, हम बताएंगे आपको।